तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जिसके रिगार्डिंग कोई भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डेफिनेटली इसी में से क्वेश्चन आएगा और इसमें से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे नीट में जिससे तुम अपने 4 या 8 नंबर पक्के कर सकते हो इस 15 या 20 मिनट की वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कौन करता है। दैट इज कॉल्ड एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल। कौन प्रोड्यूस करता है इसको? एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल, जहां ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, जहां हम इसको ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, जिसको हम शॉर्टकट क्या बोलते हैं, EM वेव्स। इसमें क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव होती है। क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होती है। ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो कि वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे है, मैग्नेटिक फील्ड वाई पे है, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जेड पे होगा, कुछ इस कदर। ठीक है, मतलब तीनों एक अलग अलग एक्सिस पे होंगी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन निकालना भी हम आगे सीखेंगे। इसकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। तो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी, EM wave does not require any medium for their propagation. EM waves does not required any medium for their propagation. For their propagation. इसको चलने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। सेकंड जो होती है, इसमें जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। दैट इज, इनका जो फाई एंगल है वो कितना बनता है? 0 डिग्री। ये चलती एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मगर इनका फेस एंगल आपस में क्या होता है? 0 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम आएगा उसी समय मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 आएगा उसी समय मैग्नेटिक फील्ड का भी 0 होगा। तो ये चीज़ आपको समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट जो आता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, EM वेव ट्रांसपोर्ट करती है, EM वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी, मोमेंटम एंड इंफॉर्मेशन, मोमेंटम एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह करती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मोमेंटम होता है, P क्या हो गया इस केस में? मोमेंटम हो गया, जो किसके बराबर होता है? U अपॉन C के बराबर। U हो गया इस केस में हमारे पास एनर्जी और C हो गया हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। आ गया? ठीक है, और फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो मोमेंटम होता है वो जाता है 2U अपॉन C के बराबर। इसको आप याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है तुम्हारे पास नेक्स्ट चीज, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो वो आ जाएगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन ए फ्री स्पेस या वैक्यूम, द स्पीड ऑफ EM वेव इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस होगा तुम्हारे पास, वैक्यूम की बात कर रहे हैं जी, इज
तो वो सी जो होता है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट हो गया परमेलेबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और अगर किसी मीडियम की बात कर रहे होंगे इन मीडियम, तो जो v हो जाएगा 1/√म्यू एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, कई बार इसी से बोला जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिनको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको एन से नोट करते हैं, इसको होता है c/v, जो किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू आर एप्सिलॉन आर। म्यू आर हो गया रिलेटिव परमेलेबिलिटी और एप्सिलॉन आर हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ऐसे ही याद रखें प्लीज़। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो मोमेंटम को भी क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम द, हाँ मोमेंटम को भी ट्रांसफ़र करती है। और नेक्स्ट चीज़ आती है कि प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द EM वेव्स, प्रेशर exerted by an EM waves, जो किसके बराबर हो गया, P जो हो जाता है तुम्हारा I/C। इस केस में जो I है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है, और C आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट है। और फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो P होगा वो जाता है ट्वाइस ऑफ I/C। P प्रेशर है इस केस में, इस चीज को याद रखना, मोमेंटम नहीं है। इसमें I हो गया इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी होती है ये किसके बराबर होती है, ये होती है तुम्हारी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और इसको हम पावर अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। जा गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला। कई बार हमें फोर्स निकालने को बोल दिया जाता है। अगर मुझे इस केस में फोर्स निकालनी है तो प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया लिख सकता हूँ, इसको FA लिख लिया, JI/C हो गया। तो F किसके बराबर होगा, IA/C। और फॉर रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए यही F किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ IA/C हो जाएगा। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ आई, होप सो आपको समझ आ गई होगी इतनी चीज़। नेक्स्ट जो आता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। क्या होती है, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइडेड इक्वली, ठीक है, डिवाइडेड इक्वली बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो एनर्जी कितनी कितनी डिवाइड होती है, दैट यू मान लेते हैं टोटल, जो आ जाएगी UE प्लस UB। UE हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और UB हो गया मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ B नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये आ गया हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला। ये चीज़ आगे समझ आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, तो आगे जो आ जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें रिप्रेजेंटेशन और इसके बेसिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ EM वेव। इसमें सबसे पहले हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड।
मान लो कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो आ जाएगा ई नॉट। साइन होगा तो साइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कॉस होगा तो कॉस से, वो आपकी मर्जी है, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वो लिख दिया करेंगे हम। इधर आ जाएगा ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई, अगर कोई फेज एंगल है तो फाई को रहने देते हैं, ठीक है, इसमें फेज एंगल नहीं लेंगे हम। तो एक सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ आ गया। इसमें सबसे पहली चीज़ एक देखनी है कि ये जो k के साथ टर्म लगी हुई है x, इसका मतलब x का मतलब है कि ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव कौन सी एक्सिस पे चल रही है? x एक्सिस पे चल रही है। अब x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे चल रही है कि नेगेटिव साइड पे चल रही है, वो हम कैसे पता लगाएंगे? अगर हमें k भी पॉजिटिव मिलता है और ओमेगा भी पॉजिटिव मिलता है, तो जो वेव होगी वो नेगेटिव एक्सिस पे जा रही होगी। अगर k भी नेगेटिव मिलता है, ओमेगा भी नेगेटिव मिलता है, तो वेव तब भी क्या जा रही होगी? नेगेटिव एक्सिस पे जा रही होगी। अगर k और ओमेगा के सेम साइन है, अगर सेम साइन होते हैं, सेम साइन ऑफ k एंड ओमेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सिस। तो इस केस में नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। अगर डिफरेंट साइन होते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डिफरेंट साइन होते हैं तो साइन ऑफ के एंड ओमेगा, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगी। तो ये चीज़ आई समझ आपको? ठीक है, तो इसको, ठीक है, ये चीज़ आ गया। और इधर मान लेता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर वो वाई एक्सिस पे होगी, और फिर मैग्नेटिक फील्ड जेड पे, जो आ जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, ये जो बीच वाली टर्म है, जो एंगल है इसका, वो सेम ही रहेगा के एक्स, ठीक है। और ई नॉट और बी नॉट हो गया द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ई नॉट अपॉन बी नॉट की वैल्यू होती है, वो किसके बराबर होती है? सी के बराबर होती है। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। जब पूछा जाता है पेपर में, ये आया भी था क्वेश्चन की, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड वो किसके बराबर होता है? वो सी। अगर उन्होंने पूछा रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो गया रेसिप्रोकल ऑफ द सी। सी इज ए स्पीड ऑफ लाइट। फिर ओमेगा क्या है इस केस में? ओमेगा आता है 2πf, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी होगी तो ओमेगा निकालेंगे, उससे हम एफ निकाल देंगे। फिर आता है के को बोलते हैं हम एंगुलर वेव नंबर और प्रोपोगेशन कांस्टेंट। एंगुलर वेव नंबर और प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो जो के होता है वो किसके बराबर होता है? 2π अपॉन लैम्डा, जहाँ ओमेगा बाय सी। ये आ गया। ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। लैम्डा तुम्हें पता है क्या होता है? द वेव लेंथ ऑफ वेव, द वेव लेंथ ऑफ वेव, ठीक है। डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका होता है, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव निकालनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो वी वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है? ई क्रॉस बी के। किसके होता है? ई क्रॉस बी के। इसको तुम्हें यूज़ करना हो तो एक ऐसे करके सर्कल बना लो, ठीक है। तो उधर एंटी क्लॉकवाइज आपको एरो शो करो, इसको आई लिख लो, इसको जे लिख लो, इसको के लिख लो। जो मैं क्वेश्चन में तुम्हें समझाऊंगा कि इससे भी हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, इक्वेशन दी गई है तो देख लेंगे, सेम साइन हुआ तो नेगेटिव एक्सिस की ओर होगा, डिफरेंट साइन हुआ तो पॉजिटिव एक्सिस की ओर होगा, और अंदर लिखा होगा उन्होंने एक्स वाई या जेड, तो पॉजिटिव एक्सिस है कि नेगेटिव एक्सिस है वो हम इधर से पता लगा लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है ये हो गया मेन, जिससे न्यूमेरिकल कोई आ सकता है, जहाँ सीधा ही प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उन सब के नाम लिख लेते हैं, सबको जानते हैं बारी बारी। पहली होगी जैसे रेडियो वेव होगी, ठीक है। दूसरी हो गई हमारे पास माइक्रोवेव, ठीक है।
तीसरी होगी हमारे पास इंफ्रारेड, दूसरी होगी माइक्रोवेव, तीसरी होगी हमारे पास इंफ्रारेड, फिर आ गया हमारे पास विजिबल, फिर आ जाता हमारे पास यूवी अल्ट्रावायलेट, फिर आती है एक्सरे और सबसे लास्ट में आती है गामा रे। ठीक है, सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना वो किसकी होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा की और हाईएस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है हमारे पास रेडियो की, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हुआ कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम एनर्जी, ठीक है, इसकी होती है। और जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज करती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। तो इसकी क्या हो जाएगी? हाईएस्ट, गामा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट वेवलेंथ, और लोएस्ट वेवलेंथ हो जाएगी। ये चीज़ आ गया समझ? ठीक है, तो इनकी वेवलेंथ्स लर्न कर लेते हैं क्योंकि वो पेपर में पूछी जा सकती हैं कि ये कौन सी वेव है। अगर ग्रेटर देन 0.1 मीटर हुई तो रेडियो 0.1 मीटर से लेके 1 mm तक हो गई हमारे पास माइक्रो, 1 mm से लेके 700 नैनोमीटर तक होगी हमारे पास इंफ्रारेड, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक हमारे पास होगी विजिबल, 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होगी हमारे पास यूवी, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक हो गई हमारे पास एक्सरे, और लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर पे हो गई हमारे पास गामा रेज होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर इनके यूजेस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार प्रोडक्शन पे भी पूछ लिया जाता है। किस पे पूछ लिया जाता है? प्रोडक्शन पे। तो इसका तो सिंपल सा आ गया कि कोई रेडियो वेव्स को कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आ गया ऑसिलेटिंग सर्किट। कोई भी ऑसिलेटिंग सर्किट क्या प्रोड्यूस कर सकता है? ठीक है, रेडियो वेव को प्रोड्यूस कर सकता है। इसका कम पूछते हैं। माइक्रोवेव का पूछा जा सकता है कि इसका हम ज़्यादा रखेंगे। कौन प्रोड्यूस करता है? गन डायोड प्रोड्यूस करता है। और भी प्रोडक्शन के मेथड हैं मगर मेन हो गया गन डायोड। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कौन प्रोड्यूस करता है? हॉट बॉडीज़। कौन प्रोड्यूस करती हैं? हॉट बॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। विजिबल, तुम्हें पता है कि कोई भी आयोनाइज्ड गैस प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, कोई भी एक्साइटेड एटम प्रोड्यूस कर सकता है। एक्साइटेड एटम्स लिख देते हैं इसमें। ठीक है, एक्साइटेड एटम्स। यूवी प्रोड्यूस करती है हमारे पास हाई वोल्टेज आर्क्स। ठीक है, जहाँ हम इलेक्ट्रिक आर्क्स प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क्स जो हाई वोल्टेज पे काम करती हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज पे। तो एक्सरे का पूछा जा सकता है। एक्सरे का काफ़ी बार पूछते हैं कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को जब हम मेटल पे टारगेट करवाते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टारगेटेड ऑन द मेटल, टारगेटेड ऑन द मेटल। ये चीज़ ही समझ ये आ गया। और गामा रेज का क्या होता है? रेडियो एक्टिव सोर्स है। क्या इसका? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव सोर्स हो गया इसका। ठीक है, जैसे कि कोबाल्ट 60 जे क्या प्रोड्यूस करता है? गामा रेस करता है। अब इनके यूजेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि जो रेडियो वेव होती है इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव को कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, रेडियो वेव को हम टीवी कम्युनिकेशंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, कहाँ पे यूज़ करते हैं? टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आ गया, याद रखना है। तो माइक्रोवेव को तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है रेडार सिस्टम में। कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको? रेडार सिस्टम में यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास माइक्रोवेव का यूज़। इंफ्रारेड को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ठीक है, जैसे कि इंफ्रारेड जो रिमोट के आगे सेंसर्स होते हैं, ठीक है ना, जो स्मॉल डिस्टेंस पे हम सिग्नल को क्या कहते हैं? ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो इधर आ गया हमारे पास रिमोट ऑफ टीवी वगैरह में। ठीक है, सेंसर्स में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में,
इसका रोल होता है। और इंफ्रारेड को हम हीट वेव्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? हीट वेव्स भी कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में हो गया इसका यूज़, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में भी यूज़ करते हैं। विजिबल का तो पूछेंगे ही नहीं, ये तो देखने के काम आता है सबसे बड़ा ये। यूवी का आ गया वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशंस के लिए हम यूवी का इस्तेमाल करते हैं। सीक्रेट हैंड राइटिंग्स पढ़ने के लिए, ठीक है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फिंगरप्रिंट्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इनविजिबल राइटिंग्स के लिए, इनविजिबल राइटिंग्स के लिए, ठीक है ना, फिंगरप्रिंट्स के लिए एक्सेट्रा। एक्सरे का तो हमें पता है कि फ्रैक्चर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, या क्रैक्स वगैरह किसी बोन्स में भी करते हैं, किसी मेटालिक सॉलिड स्ट्रक्चर में भी फ्रैक्चर्स को देखना हो के लिए यूज़ करते हैं क्रैक्स को। और गामा का हम यूज़ करते हैं किसके लिए? ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए या कैंसर के ट्रीटमेंट्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगर तुम सिर्फ इतना सा ही रिवाइज करके चले जाओ और इन दो इक्वेशन के बेसिस पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ, तुम्हारा डेफिनेटली जो क्वेश्चन आना इस चैप्टर से नीट का वो आपका हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।